दोस्तों आज हम एक कंप्लीट गाइड लेकर आए हैं अबाउट एन नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी। एन नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी होते क्या हैं, एक इनकी हिस्ट्री शुरुआत कब से होती है हम इसको समझेंगे। ये भी समझेंगे कि इसमें प्रॉक्सी वार कैसा था यूएस चाइना का। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से रूट फैक्टर्स होते हैं जिससे जनरेट होते हैं, इनकी इनटेक लिमिट कितनी होती है, कितना हमें लेना चाहिए, एक्सेप्टेबल इनटेक लिमिट इसकी कितनी होती है, हम ये भी समझेंगे। इसको अगर जनरेट हो गया तो कैसे मिटिगेट करें, और अगर नहीं जनरेट हुआ है तो क्या क्या प्रिकॉशन करें, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंडीशन रखें, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। साथ साथ आईसीएच की गाइडलाइंस के बारे में समझेंगे, एक आईसीएच की किस गाइडलाइंस में आते हैं, मीन्स एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में कि आप नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी को समझ पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसकी हिस्ट्री की शुरुआत होती है 2018 में। ये यूएस चाइना का आप लड़ाई आप जानते हो, इनके बीच यूएस और चाइना के बीच हमेशा प्रॉक्सी वार चलता चलता रहता है, अभी भी चल रहा है। अब वो बात अलग है कि चाइना अभी मंदी में जा रहा है, उस कंडीशन पर हमें नहीं डिस्कस करना है क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव चीज़ें लेनी है। लड़ाई से भी अगर कुछ अच्छी चीज़ें निकल रही है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब देखिए क्या होता है कि एपीआई का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना करता है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए ये बहाने खोजते हैं। उसी समय अचानक से डिटेक्ट करने पर यूएस एफडीओ को मिला एक हानिकारक, इसमें डेंजरस मटेरियल्स जिसका नाम था नाइट्रोसामीन। नाइट्रोसामीन में कौन सा मिला? एन नाइट्रोसो डाई मेथाइल अमीन ग्रुप मिला। कौन से? वाल्सस्टन इस ड्रग में मिला। ये किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है ARB, यानी कि एक तरह से एंटागोनिस्ट होता है जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की तरह काम करता है। फिर बाद में 2020 की बात आती है। इस समय गाइडलाइंस जनरेट की जाती है एजेंसी के द्वारा, वो होती है कंट्रोल ऑफ नाइट्रोसामीन इम्प्योरिटीज इन ह्यूमन ड्रग गाइडेंस फॉर इम्प्योरिटी। और एक बात और भी है कि ये जो इसमें एपीआई, ये जो वालसस्टन है, इसके सारे सारे बैचेस में नहीं हुए, इसके कुछ बैच में ही ये इम्प्योरिटी पाए गए। तो एक चीज यहाँ समझ में आया कि ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है, यानी कि पीएच, सॉल्वेंट के सीक्वेंस में, सॉल्वेंट और रिएजेंट रिएक्टेंट किस ऑर्डर में चार्ज किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर भी ये डिपेंड करता है। फिर हम आगे इनके बारे में समझते हैं कि ये होते क्या हैं, क्या क्या होते हैं। तो नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी को अगर समझेंगे, इनके नाम में ही समझ में आएगा। ये जो ग्रुप होता है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ग्रुप जब अमीन के साथ जुड़ा होता है तो ऐसी कोई भी मॉइटी, ऐसी कोई भी हमें कंपाउंड दिखते हैं तो उसको हम नाइट्रोसामीन बोलते हैं। अब चूंकि नाइट्रोसो ग्रुप अमीन के एन से जुड़ा हुआ है इसलिए इसे एन नाइट्रोसामीन कहते हैं। इसे इम्प्यूरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका कोई भी हमारे मेडिसिनल यूज हमारे बॉडी के लिए नहीं होता है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे बॉडी पर होता है, इसलिए इसे इम्प्यूरिटी बोलते हैं। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी क्या होती है। यानी कि नाइट्रोसो ग्रुप अगर अमीन के एन से जुड़ा हुआ है तो वह एन नाइट्रोसामीन हो गया, और इसका हमारे लिए कोई भी मेडिसिनल यूज नहीं होता है, मेटाबॉलिक यूज नहीं होता है, जो हमारे लिए डेंजरस यानी हानिकारक इफेक्ट हमारे बॉडी में शो करते हैं, इसलिए इम्प्योरिटी होते हैं। तो एपीआई के अलावा बाकी जो सारी चीजें होती हैं उसको हम जनरली इम्प्योरिटी कहते हैं। तो नाइट्रोसामीन इम्प्योरिटी भी एक प्रकार से इम्प्योरिटी होती है। आइए हम इसके बारे में और समझते हैं। अब ये कैसे जनरेट होता है ये आप सोचोगे तो देखिए, इसके लिए कंडीशन होती है कि कोई भी नाइट्रोजेटिंग एजेंट, इसको अगर एसिडिक कंडीशन में रख देते हैं, एसिडिक कंडीशन में रख देते हैं तो ये क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड बनाता है। नाइट्रस एसिड बनाता है, यानी कि इस प्रकार से नाइट्रस एसिड बनाता है। बाद में बाद में ये अमीन के साथ जुड़कर बाद में ये अमीन के साथ जुड़कर क्या बनाएगा? एन नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी बनाएगा। एन नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी बनाते हैं ये एन नाइट्रोसामीन। तो नाइट्रोजेटिंग एजेंट क्या होता है? कोई भी नाइट्राइट सॉल्ट होते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट, नाइट्राइट सॉल्ट अगर एसिडिक कंडीशन है HCl या इसके कंडीशन में नाइट्रस एसिड बनाते हैं, जो अमीन के साथ कौन से सेकेंडरी
टर्सरी और क्वार्टरनरी अमीन के साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी बनाते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वहां पर कोई भी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी अमीन यूज हो रहा है, नाइट्राइट सॉल्ट यूज हो रहा है और एसिडिक कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वहां पर नाइट्राइट, वहां पर नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी क्रिएट हो। एफडीए ने कुल 7 नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी को आइडेंटिफाई किया है, उसके बारे में हम समझेंगे। पहले हम यहाँ पर इसके हार्मफुल इफेक्ट को समझते हैं। इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है? इसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करें, अब एक सवाल आपके मन में भी आया होगा कि ये नाइट्रोसामीन इतना ज्यादा हुआ क्यों करते हैं। अब देखो, जो नाइट्रोसामीन होता है, नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी होती है, ये डीएनए के साथ जुड़ता है, इसको डिफेक्ट करता है और ये जेनोटॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। जेनोटॉक्सिक के साथ साथ इसका कार्सियोजेनिक इफेक्ट भी होता है। कार्सियोजेनिक इफेक्ट होता है यानी कैंसर भी कॉज करता है कुछ एनिमल्स में। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इसको हम कंट्रोल करें। आईसीएच की गाइडलाइंस की अगर बात करें तो आईसीएच की गाइडलाइंस, मल्टीडिसिप्लिनरी की गाइडलाइंस जो रिवाइज फॉर्म में है, M7 में इसके बारे में जेनेटॉक्सिक और म्यूटाजेनिक इम्प्यूरिटी के बारे में बताया गया। तो ये जो गाइडलाइंस होती है ये क्या बताती है, असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ डीएनए रिएक्टिव यानी कि म्यूटाजेनिक इम्प्यूरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स टू लिमिट पोटेंशियल कार्सियोजेनिक रिस्क। इसके बारे में हम ये बताते हैं। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से रूट कॉज होते हैं जो म्यूटाजेनिक इम्प्यूरिटी को यानी कि नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी को जनरेट करते हैं। तो पहला कंडीशन होती है कि जनरल कंडीशन that led to n nitrosamine impurity formation। n नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी को कौन कौन से फॉर्म, पहला चीजें हैं कि अगर सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी 2 से 4 मतलब सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी अमीन अगर यूज हो रहा है, वहां पर नाइट्राइट सॉल्ट भी यूज हो रहा है और एसिडिक कंडीशन है, ये प्राइमरी मतलब बहुत बेसिक है कि वहां पर जनरेट होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस चीज का हमें ध्यान देना है, क्योंकि जो नाइट्राइट सॉल्ट होते हैं, नाइट्रस सॉल्ट एसिड के कंडीशन में नाइट्रस एसिड बनाते हैं और नाइट्रस एसिड ही बाद में अमीन के साथ जुड़कर नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी बनाती है। ठीक है। और एक चीज हमें कि अगर कहीं नाइट्रस एसिड का यूज हो रहा है, नाइट्रस एसिड का यूज हो रहा है क्विंचिंग के लिए, नाइट्रस एसिड का यूज कहीं क्विंचिंग के लिए हो रहा है, तो उस कंडीशन में, और नाइट्रस एसिड किसको क्विंच करता है, अजाइड को क्विंच करता है, तो उस कंडीशन में भी ये जनरेट होंगे। तो अजाइड को क्विंचिंग करने के लिए नाइट्रस एसिड के बजाय दूसरे रिप्लेसमेंट करने की जरूरत है, दूसरे केमिकल की ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। सेकेंडरी टर्सरी और क्वार्टरनरी अमीन कहीं यूज हो रहा है तो वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है कि ये क्रिएट हो, क्योंकि जो सेकेंडरी टर्सरी अमीन होते हैं इनके साथ ट्रेसेस में दूसरे अमीन्स भी आते हैं, जैसे कि TEA की बात करें, ट्राईएथाइल अमीन के साथ क्या होता है, डाई मेथाइल अमीन भी इसके साथ इम्प्यूरिटी ट्रेसेस में होते हैं और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी बना सकते हैं। दूसरा इसकी अगर अगले कंडीशन की बात करें तो जो अमाइड सॉल्वेंट यूज हो रहा है, अमाइड सॉल्वेंट में DMF है, आप यूज करते हैं DMSE, आप यूज करते हैं इसके साथ NMP यूज हम करते हैं। ये सब हाई टेम्परेचर पे एसिड या बेस के कंडीशन में 150 डिग्री उसके ऊपर जाने पर डिकम्पोज होते हैं अमीन में, डिकम्पोज होंगे अमीन में। अगर उसमें अमीन है, एसिडिक कंडीशन है, नाइट्राइट है, तो वहां भी जनरेट होगा N नाइट्रोसामीन इम्प्यूरिटी। दूसरा है कि अगला कंडीशन की बात करें तो वेंडर कंटामिनेशन मीन्स वेंडर से कोई हम फ्रेश सॉल्वेंट अगर उससे हम मंगा रहे हैं, फ्रेश सॉल्वेंट उससे मंगा रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंट का ट्रांसफर करते समय बहुत ज्यादा संभावना है कि जिस वेसल में ले रहा है या पाइप से ले रहा है उसमें भी अमीन के कोई इम्प्यूरिटी हो, तो वहां पर कंटामिनेशन हो और उस कंटामिनेशन बाद में हमारे API में
ये जनरेट कर सकता है एन नाइट्रोसामीन इम्प्योरिटी। मतलब शिपमेंट और स्टोरेज के समय भी ऐसा कंटामिनेशन से ये पॉसिबल हो सकता है। अगर हम इसके अगले कंडीशन की बात करें तो अगला कंडीशन है कि रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, कैटलिस्ट और रिएजेंट। तो अगर रिएजेंट, कैटलिस्ट और ये जितने सॉल्वेंट इन सब की अगर रिकवरी हम कर रहे हैं, उसमें कोई भी हमारा अमीन है, नाइट्रस एसिड है, अजाइड है, कुछ है, अगर इसका क्विंचिंग का प्रोसेस करके अगर हम इसको रिकवरी कर रहे हैं तो वहां भी संभावना है। मतलब हमें ये ध्यान देना है कि अमीन को हर तरीके से रिमूव करके यूज करना है। और अगर ऐसा कहीं क्विंचिंग का प्रोसेस हो रहा है, अगर कहीं क्विंचिंग का प्रोसेस हो रहा है रिकवरी में, तो और वहां पर नाइट्रोसामीन जनरेट होने के चांस हैं, तो हमें उस क्वेंचिंग के प्रोसेस को दूसरे तरीके से रिप्लेस करना या रिमूव कर देना है। अगली कंडीशन की अगर हम बात करें तो उसमें यह है कि लैक ऑफ प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन मीन्स हमें किस सीक्वेंस में चार्ज करना है रिएक्शन, रिएजेंट, सॉल्वेंट्स, पीएच कितना कंट्रोल करना है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टाइम कितना होना चाहिए, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। ये मैंने आपको शुरुआत में जब बताया नाइट्रोसामीन, तो उसमें बताया था कि उसके सारे बैचेस में नहीं पाए गए, कुछ बैचेस में पाए गए थे। उस आधार पर आईसीएच ने ऐसा बताया कि इन कंडीशन पर, मतलब प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पर भी डिपेंड करता है किस सीक्वेंस में हमें रिएजेंट, रिएक्टेंट, सॉल्वेंट चार्ज करना है। पीएच पर डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर पर और रिएक्शन टाइम पर भी डिपेंड कर सकता है। इसके लिए हमें आईसीएच की गाइडलाइंस Q9 को फॉलो करना चाहिए। आईसीएच की गाइडलाइंस Q9 को फॉलो करना चाहिए। अभी तक हमने समझा कि नाइट्रोसामीन क्या होते हैं, कैसे बनता है और इसका सोर्स क्या हो सकता है। अब एक सवाल हमारे मन में आता है कि आखिर इनकी एक्सेप्टेबल इंटेक्ट लिमिट्स कितनी होती है, यानी कि AIL कितनी इसकी होती है। तो अलग अलग के लिए एक टेबल मैंने इंटरनेट से लिया है, आप आसानी से देख सकते हैं। यूरोपियन एजेंसी और FDA ज्यादातर दोनों की जो लिमिट्स हैं वो फिक्स हैं, बराबर ही हैं। ये नैनोग्राम में होता है, मतलब समझिए कितने कम, नैनोग्राम पर डे। जैसे एन डाई मिथाइल अमीन का 96 नैनोग्राम पर डे होता है, एन डाई एथाइल, एन नाइट्रोसो डाई एथाइल अमीन का 26.5 ग्राम। तो अलग अलग नाइट्रोसामीन का लगभग 100 से कम होती है नैनोग्राम पर डे, इनकी इंटेक लिमिट होती है। यानी कि इनका कंट्रोल करना एपीआई में बहुत जरूरी है, क्योंकि ढेर सारे ऐसे एपीआई ड्रग होते हैं जिनका 2 से 3 बार मरीज को दिया जाता है अलग अलग कंडीशन में। अगर उसमें इम्प्योरिटी अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा तो उससे उसका डेथ तक भी हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम समझेंगे, अब तक तो इसको सारी चीजों को समझ गए। अब ये होता है कि अगर इसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, इसको कैसे, ऐसा क्या रणनीति स्ट्रेटजी हम बनाएं कि उसको मिटिगेट किया जा सके और उसको कंट्रोल किया जा सके, तो वो स्ट्रेटजी हम यहाँ पर समझेंगे। उसके लिए पहला है कि ऐसा काम ही मत करो, मतलब अवॉइड करो ऐसे आरओएस को, रिएक्शन कंडीशन को अवॉइड करो जिसमें नाइट्रोसामीन इम्प्योरिटी बनती है। कोशिश करो उसको नहीं यूज करना है, ऐसे प्रोसेस को नहीं यूज करना है। हमें ऑर्गेनिक बेस में, यानी कि सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरी अमीन के बजाय, ऑर्गेनिक बेस की बजाय हमें दूसरे बेस को यूज करने के पर विचार करना चाहिए। अगर पॉसिबिलिटी है, केमिस्ट्री अलाउ करती है, तो उस पर काम करना चाहिए। तीसरा है कि हमें आरओएस में, मतलब आरओएस में अगर हमारा अमाइड सॉल्वेंट यूज हो रहा है तो उसके रिएक्शन टेम्परेचर पर भी ध्यान देना चाहिए। 150 या ऊपर जाने पर अमाइड जैसे DMF, NMP, ये सब क्या होता है, डिकम्पोज होने लगते हैं एसिडिक या बेसिक कंडीशन में। तो हमें अमाइड सॉल्वेंट आरओएस में ऐसा हमें इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा टेम्परेचर पर ना हो या अमाइड सॉल्वेंट हो तो उसको रिप्लेस किया जा सके। अगली कंडीशन इसके लिए होती है कि नाइट्राइट को क्विंच, मतलब अजाइड को क्विंचिंग के लिए अगर नाइट्राइट ही यूज होता है जनरली, तो नाइट्राइट क्विंचिंग का यूज होता है, नाइट्राइट यूज होता है, तो नाइट्राइट को रिप्लेस कर दिया जाए अजाइड क्विंचिंग के लिए, दूसरे किसी केमिकल का यूज किया जाए जो केमिस्ट्री अलाउ करती है। अगला कंडीशन है कि
इसका ऑप्टिमाइजेशन, रिएक्शन ऑप्टिमाइजेशन पर हमें ध्यान देना है कि हमें सीक्वेंस पर ध्यान देना है, पीएच पर, टेम्परेचर पर, टाइम पर, प्रोसेस पर, इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना है कि कब कैसे करना है, और इसके द्वारा हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। छठा चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सोर्स मटेरियल है, जो हमारा रॉ मटेरियल है, उसमें उसका हमें सबसे पहले आरओएस मंगाना चाहिए। उसमें ये भी देखना चाहिए कि किसी प्रकार से कहीं पर भी सेकेंडरी टर्सरी अमीन अगर यूज हुआ है तो उसको कितने पर कंट्रोल किया गया है, क्या उसमें नाइट्रोसामीन होने के चांसेस हैं, अगर नहीं है तभी उसका यूज करना चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो नाइट्रोसामीन के बारे में हमें जाननी बहुत ज़रूरी थी। इसके अलावा डिटेल्स में आप आसानी से गूगल पर आईसीएस की गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, फ्री में है, पीडीएफ में है, उसको आप पढ़ सकते हैं।